ले जी तू या पी के मैं पिया है कैसे कैसे हो रहा क्या हुआ कुछ कह रहा हो कोई जा अच्छा ले जी या Okay, good afternoon, students. Have you submitted your MCQ test? Yes. Please let me know. सर कल वाला कर दिया था, आज अभी कर देते हैं इस क्लास। यस वो एक आज की डेट तक ही वैलिड होगा, उसके बाद वो ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही वो आपको सबमिट करना है। ठीक है, ठीक है। सो आज शाम तक, रात तक आप उसको सबमिट कर दें। ठीक है, ठीक। और कुछ बच्चे स्मार्टनेस दिखा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो वो स्मार्टनेस चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज दिख जाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स यू अटेम्प्ट दैट पेपर, और जो भी आप उसमें कर रहे हो वो यहाँ पे दिखता है। कोई भी एक्टिविटी आप करते हो यहाँ पे दिखता है। ठीक है ना? राइट राइट सर। सो ध्यान से उस टेस्ट को दो। ठीक है, ओके। तो कैसा इंटरफेस है आपका क्विज वाला? राइट है। मैं क्या कह रहा था, क्विज का इंटरफेस कैसा लगा आपको एंड द डिफिकल्टी लेवल, कुछ बताएंगे? Those who attempted the quiz, HRM की बात करूं तो आशीष है, गौरव, हिमांशु, नंदिनी, राहुल, शेखर, they have attempted the quiz. जी सर। So how was the level? बढ़िया था सर, ठीक तो था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ाया था सर आपने वही है सब चीजें। Yes, ठीक है। So these students have scored good marks. Okay. ये लक्ष्य चौधरी आता नहीं है क्या क्लास में? आपकी किसी और क्लासेस में नहीं आता है? ना सर, लेक्चर नहीं लेता ये भी, मतलब ऐसे असाइनमेंट तो कर लेता है एमसीक्यूज, लेकिन लेक्चर नहीं ले रहा है। सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही है सर। ओके। ठीक है,
तो एक टॉपिक आपका इसमें रह रहा था, आज उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज योर इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, उसको देख लेते हैं लास्ट यूनिट में। स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं हुई अभी सर। तो नहीं हो रही सर, ओके। अब हो रही है। सो इन्वायरमेंटल इश्यूज करके एक आपका उसमें टर्म है, वो एक बार देख लेते हैं। एंड इन लास्ट क्लास वन स्टूडेंट आस्क अबाउट द कोजेनरेशन प्रोसेस, के किसको डाउट था यस सर, यस सर, कोजेनरेशन का? मैं था। सो तुमने देखा कोजेनरेशन क्या होता है? सर अभी देखा नहीं है। ओके, देखो मैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइफ में कीप ए अप्रोच कि पहले आप प्रॉब्लम को खुद जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। द रिसोर्सेज अवेलेबल विद यू। ठीक है, वैसे तो अभी रिसोर्स मैं भी हूँ आपके लिए कि आपको मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको लाइफ टाइम के लिए एक वो बता रहा हूँ कि पहले आप खुद उस चीज को एनालाइज करो, उसको एक्सप्लोर करो। अगर नहीं हो पाता है देन यू टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, राइट? यस सर, यस सर। ओके, सो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपका हमने बाइनरी साइकिल पढ़ा था, सिमिलरली वे में हमने पढ़ा था हीट रीजनरेशन सिस्टम, जिसमें हम वेस्ट हीट को रिकवर करके अपनी लो प्रेशर टरबाइन चलाते थे। नाउ अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे तो हम एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फ्यूल्स भी अवेलेबल हैं जिन जो इजीली अवेलेबल है हमारी लोकेलिटी में, एंड उनका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी काफी अच्छा है। जैसे आपकी जो मस्टर्ड सीड होती है ना, मस्टर्ड सीड जो सरसों होती है, उसकी जो जहां से उगता है उस पेड़ से सरसों निकालने के बाद वो बच जाती है, एंड इट्स वेरी गुड फ्यूल। सिमिलरली इंडिया में कुछ ऐसे प्लांट्स चल रहे हैं जो आपके सोयाबीन की जो फली होती है, सोयाबीन जो होती है ना, सोयाबीन उसकी जो फली होती है, उसका जो छिलका है उससे, so they are not taking only the fossil fuels as a fuel for running the power plants, but they are using the other fuel types also, like your husk हो गया, your mustard seed your waste हो गया, and many others agriculture waste are being utilized for producing and high calorific value heat that can be used for electricity generation. Okay. So that is cogeneration, कि हम साथ में ऐसी चीजों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें अवेलेबल है, प्लस जो हमारा जितना भी वेस्ट है उसको हम जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर थे उसके हेल्प से हम उसको साफ करके जो कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम सारा ऐसा चीजें को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पहले फेंक देते थे। ठीक है, मतलब हम मिनिमम इम्पैक्ट डाल रहे हैं, अपना कार्बन फुटप्रिंट बहुत मिनिमम कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, एंड उसी सोर्स में हम ज्यादा एनर्जी एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एंड इन अ मोर क्लीनर एंड अ बेटर वे। समझे बात को? यस तो सर। दैट इज कोजनरेशन। ओके, ओके सर, ओके। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो दिस इज योर इन्वायरमेंटल इश्यूज। सो इन्वायरमेंटल इश्यूज में अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज में अगर देखें तो पहला आपका ये एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल्स। तो एयर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं काफी, नॉक्स हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा। सो दीज आर द मेजर pollutants that are polluting your air, and they are also very very lethal for the survival of every living being, whether it is animal or human being। तो सबके लिए दिक्कत वाली चीज है ये। फिर हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि कार्बन, ये जो सल्फर का है, सल्फर का क्या इम्पैक्ट है आपका, ह्यूमंस पे क्या है, एनिमल्स पे क्या है, फ्लोरा एंड फोना पे क्या है, लैंड पे क्या है, वो हमने पढ़े थे। आपने आपको याद हो तो टेबुलर फॉर्म में हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। देन द वाटर पोल्यूशन, ये सबसे मेजर कंसर्न है आज की डेट में, वाटर पोल्यूशन। आप जहां भी रहते हो, मोस्ट ऑफ द यू आर इन सेटल्ड इन फरीदाबाद एरिया, तो आप देखते हो आप आरओ का पानी पीते हो, क्या आप टैप वाटर पीते हो? कोई ऐसा बच्चा जो टैप वाटर पीता है कोई ऐसा बच्चा जिसके घर में सिर्फ टंकी का पानी पीते हैं? हम्म यहाँ नहीं पीते सर, गांव में तो बढ़िया पानी आता है। तो ये क्या है, रीजन क्या है कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू ड्रिंक द वाटर दैट इज अवेलेबल टू अस इन ए मोर क्लीनर वे? आपके ग्राउंड वाटर में इतना पोल्यूट कैसे हो गया? एक पानी के अंदर जो है ना, पानी की क्लैरिटी को नापने के लिए या पानी की प्योरिटी को नापने के लिए क्या होता है, टीडीएस लेवल। इफ यू हैड अबाउट हर्ड अबाउट दिस टीडीएस,
दैट इज टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर, एंड उसकी कुछ लिमिट है। अगर वो 300 है, 300 से 500 के बीच में है, तो इट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। इफ मोर देन अगर 500 है, सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अगर आप फरीदाबाद के कुछ एरियाज की बात करो, कुछ एरियाज की बात करो, वहां पे TDS लेवल इज अराउंड 5000 और उससे भी ज्यादा है पानी का। तो आप देखोगे ना, ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर नमक डाल दिया हो हमने। 5000? यस, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर ये 5000 से भी क्रॉस कर रहा है। और एरियाज की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, दिल्ली NCR की जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहां पे तो आर्सेनिक जैसी हैवी मेटल्स है, आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है पानी के अंदर। 2000 तो नॉर्मल है आपके फरीदाबाद में, ठीक है। और कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां 5000 भी है लेवल, TDS लेवल। समझे बात को? तो आप देखोगे ये क्या, ये पानी पीने लायक है? नो, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अगर ये पानी पी ले तो क्या होगा? यस, ऑस्मोसिस प्रोसेस पता है आपने? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? ऑस्मोसिस वही तो है सर, RO, रिवर्स यस, ऑस्मोसिस। RO होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन अगर आप ऑस्मोसिस होता है एक्चुअली द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। जी और सर। इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपका जो सॉल्वेंट होता है वो मूव करता है टू हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। मान लो यहाँ पे आपका कंटेमिनेशन है 20% है, यानी कि 20% सॉल्ट डिजोल्व है आपके पानी में, और यहाँ पे मेरा जो सॉल्ट पानी में डिजोल्व है वो 50% है। तो आपका जो पानी है वो इधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। वो इसको डाइल्यूट करेगा जब तक इसकी परसेंटेज 20 ना हो जाए इक्विलिब्रियम में आने के लिए। सिमिलरली जो आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स है ना, उनके अंदर फ्लूइड होता है। अगर आप ये वाला पानी पियोगे, देन फ्लूइड विल गो कम आउट ऑफ योर सेल्स एंड योर सेल्स विल गोइंग टू श्रिंक हो जाएंगे वो, ठीक है। एंड दैट विल मे कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन आल्सो, राइट। तो RO भी पानी को पोल्यूट कर रहा है, आपको पता हो तो। क्योंकि जो आपका परसेंटेज पानी जो आपको पीने योग्य मिलता है आफ्टर RO में, जो आपका इनपुट जा रहा है और जो आपका आउटपुट मिल रहा है, उसका आप रेशियो देखना कभी कि कितना पानी वो वेस्ट कर देता है, राइट। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को क्या हैंड ओवर करके जा रहे हैं। और दैट टर्म इज यू नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं? अपने आप से पूछो। नहीं है तो व्हाई वी आर नॉट डूइंग सस्टेनेबिलिटी? मींस हमें जितना सिर्फ यूज के लिए है हम उतना यूज करें, जितनी हमारी नीड है उसके लिए यूज करें, बाकी हम उसको प्रिजर्व रखें। नाउ आज की हेडलाइन थी, आपने देखा हो तो, न्यूज़पेपर में अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि यमुना इज पॉल्यूटेड एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, आई विल नॉट ब्लेम एनीवन एल्स, बिकॉज दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रही है यमुना के अंदर। एज उन्होंने प्रॉमिस किया है, देन ही विल बी क्लीनिंग यमुना बाय नेक्स्ट इलेक्शंस। देखते हैं क्या होता है। So pollution still remains the major topic of concern. Every government is trying their best to overcome this, but in vain. They are not able to fetch good results. Right? Okay. Yes, So sir. human population size has grown enormously over last 100 years. This means the increase in demand for food, water, home, electricity, road, automobiles, and numerous other commodities. These demands are exerting tremendous pressure on the natural resources. Yes, ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। The need of the hour is to check the degradation and depletion of our precious natural resources. Precious natural resources सिर्फ हमारे वो नहीं है फॉसिल फ्यूल्स। अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो आप तेल का क्या करोगे? आपके पास हवा ही नहीं होगी तो आप तेल का क्या करोगे? एवरीवन इज आस्किंग, यार हमारे पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम। अरे पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर पानी खत्म हो गया तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। Pollution is an undesirable change in physical, chemical, biological characteristics of air, land, water, and soil. The agent that brings about such undesirable thing changes are known as pollutants.
ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके थे। माई मेजर कंसर्न इज अबाउट द वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन देखो आप, आज देखो दिवाली के 2-3 दिन बाद भी देखोगे आप, तो इतना पोल्यूशन था कि सांस लेना में दिक्कत थी। आज भी सब सुबह उठ के आते हैं तो आंखों में जलन होती है, बिकॉज ये फॉग नहीं है, दिस इज नॉट अ फॉग, दिस इज पोल्यूशन। पोल्यूटेंट सस्पेंडेड है एयर पार्टिकल्स के साथ, जो आपको लगता है कि भ्रम है, ये फॉग नहीं है, अभी फॉग का टाइम नहीं है। दिस इज एक्चुअली द पोल्यूटेंट्स दैट आर सस्पेंडेड इन एयर। ओके, तो पावर प्लांट से जो हम निकालते हैं फ्लू गैसेस, उसको तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से निकाल देते हैं, बट जो हम नेचुरली कर रहे हैं, जो अपना कूड़ा जला रहे हैं, जो ग्रीन लीव्स को जला रहे हैं, प्लास्टिक को बर्न कर रहे हैं, उसको हम क्या कैसे करें, कैसे हम लोगों को समझाएं? दैट इज द कंसर्न, राइट? यस, नाउ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमने पढ़ा दिया था। यस, नाउ कंट्रोलिंग द व्हीकुलर पोल्यूशन। देखो सबसे मेन जो कारण है हमें जानना है कि ये पोल्यूटेंट्स जो हमें हमारे एयर में आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? जैसे सल्फर है, जो हमारे डीजल है, उसके जो डीजल के जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम कैसे करें? तो गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अबाउट कि आप सीएनजीज लगाओ, या फिर आप देखो BS6 नॉर्म्स आए हैं, द इंजन्स आर बीइंग डिजाइन्ड ऑन BS6 नॉर्म्स, जो क्या करते हैं, द पोल्यूशन लेवल्स आर वेरी वेरी लेस इन BS6। तो उन्होंने क्या कहा कि सीएनजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, कि हम मिनिमाइज कर सकते हैं एमिशन लेवल्स को। सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आर मच मोर less polluting than that of your diesel and petrol cars. So you can go for a cleaner fuel like CNG, right? और CNG का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है दैट इज मीथेन, एंड CNG स्टैंड्स फॉर द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड नेचुरल गैस जो है वो भी फॉसिल फ्यूल है, बट द लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स जो ये रिलीज करता है, ये काफी हद तक कम होते हैं। मेनली द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड जो करते हैं, they can be easily converted into oxygen by planting more and more trees, so that we हम क्या कर सकते हैं, अपना ग्रीन जो लेस ग्रीन एरिया है, आपको कह सकते हैं ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो आपकी प्लांट्स हैं, उनको हम ज्यादा बढ़ा के लगा के इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अदर पोल्यूटेंट्स को हम इतनी जल्दी कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको जल्दी से हम कर सकते नहीं, जो है क्या बोल सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली parallel steps taken in government for reducing the vehicular pollution, including the phasing out of the old vehicles, use of unleaded petrol, use of low sulfur petrol and diesel, use of catalytic converters in vehicles, that is SCR, जो आपका देखा होगा नीचे लगा होता है साइलेंसर के साथ, that is catalytic reductor, जो आपके जो हार्मफुल जो कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके रिलीज करता है, so that they can be easily consumed itself in the environment प्लांट्स के हेल्प से। देन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन नॉर्म्स, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगा दिए कि आपकी पोल्यूशन, आपकी गाड़ी का अगर पोल्यूशन लेवल, आपने PUC निकाला होगा, पोल्यूशन कंट्रोल अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है जो करवाते होगे आप तो उसमें जो लिमिट्स हैं उनको स्ट्रिंजेंट कर दिया, मतलब अगर उस लिमिट से ज्यादा अगर पोल्यूट कर रहे हो तो आपका वो PUC मिलेगा नहीं। तो यू हैव टू, या तो आपके इंजन में कोई दिक्कत है या आपके पेट्रोल में कोई दिक्कत है, उसको आप रेक्टिफाई करवाइए, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू पे चालान फॉर दैट। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको BS नॉर्म्स के बारे में। तो ये नॉर्म्स क्या हैं? एक्चुअली दीज आर द टाइप ऑफ इंजन, और जिससे जो फ्यूल जलने के बाद जो एमिशंस निकलते हैं ना, उनके अंदर कितने पोल्यूटेंट्स हैं, उससे हम क्लासिफाई करते हैं कि टाइप ऑफ ये कैसा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो through a new auto fuel policy has laid down out a roadmap, okay, to cut out the vehicular pollution in Indian cities. ठीक है, एक सेकेंड। Okay, so more stringent norms for fuel means steadily reducing the sulfur and the aromatic content in the petrol and diesel fuels. The Euro 3 norms, for example, stipulate the sulfur can be
controlled at 350 ppm in diesel and 150 in petrol. Now aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of the concerned fuel. The goal according to the roadmap to reduce the sulfur content to 50 ppm. देखो जहां सल्फर कंटेंट 350 था वहां रिड्यूस होकर 50 आ गया. सिमिलरली आप BS6 नॉर्म्स में देखोगे तो ये फर्दर और रिड्यूस हुआ है. सो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जो आप अगर बिल्कुल फेज आउट नहीं कर सकते फॉसिल फ्यूल्स की सारी गाड़ियों को, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द कार्स, ऑल द heavy duty vehicles to CNG और some other alternative fuel, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके सिस्टम्स को, उनके जो इंजन हैं उनको अपग्रेड कर सकते हैं ताकि जो एमिशन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम मिनिमाइज कर सकें. राइट. So this is the brief about your BS 4, 5, 6 norms है ना. BS4 के लिए अभी दिखा हुआ है इसमें कि कब से वैलिड था. Now BS6 has been applied from January 2021. ठीक है, ये अपडेटेड नहीं है. दिस इज एन NCERT, ओल्ड NCERT, जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. now वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल्स. तो वाटर पोल्यूशन के लिए हमारे पास एक्ट भी है, दैट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. बट कुछ नहीं हो रहा है. उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज गिवन द ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स टू द रिवर यमुना, ये रिवर गंगा को जो आपके मूलभूत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, वो दिए हैं उन्हें कि जैसे आप एक ह्यूमन को ट्रीट करते हैं, अगर उसके साथ आप कोई बदतमीजी करते हैं या उसके साथ कोई मिसहैप करते हैं या उसको थ्रेट करते हैं या उसको पोल्यूट करते हैं, तो दे विल बी चार्ज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. और वो क्या चार्ज होंगे, जो एक ह्यूमन बीइंग को जैसे तंग करने के लिए चार्ज होते हैं ना, इस तरह के चार्ज लगेंगे इफ यू पोल्यूट रिवर गंगा. तो इतना सब होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो हमें चाहिए. होता क्या है, देखो, as we work with water in our homes in cities and towns, we wash hands everything in drain. And have you ever wondered where the sewage that comes out of the homes goes? कि जितनी भी आपकी गंदगी आ जाती है, हाँ, रिवर्स में जाएगा. कहाँ जाएगा? या फिर आपने कोई ऐसे कैनल्स तो नहीं बनाई हुई ना कि जो यहाँ से पानी फिल्टर होके, या कहीं हम इसको थोड़ी देर रोकते हैं ताकि जो कंटेमिनेशन है वो थोड़ा डाउन नीचे सेटल हो जाए, फिर उसको हम निकाल दें. ऐसा नहीं है, कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है. तो कैसे, क्यों नहीं है? और होता क्या है, जब ये पानी आपका जाता है रिवर बॉडीज में, तो रिवर्स के अंदर एक नेचुरल फ्लो होता है, नेचुरल कंटेंट होता है ऑक्सीजन का, बिकॉज ऑफ विच द मेराइन लाइफ प्रॉस्पर्स इन दैट रिवर बॉडीज. लेकिन होता क्या है, विद द इंक्रीज इन कंटेमिनेशन, यू कैन सी दिस ग्राफ, कि आपका जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है वो धीरे 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 डिक्लाइन करने लग जाता है. एंड इट कम्स टू अ वेरी critical level at which the river oxygen, dissolved oxygen, is going not suitable for supporting the marine life. तो इस टाइम में क्या होगा, एक तो वहां पे डिग्रेडेशन हो जाएगा, पानी बदबू आने लग जाएगी, उसमें पीने योग्य नहीं बचेगा. फर्टिलिटी, जो आपकी जमीन है वहां इरिगेशन के लिए नहीं बचेगा. मतलब पानी का जो जीवन देने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी. जब तो कहते हैं द डाइंग रिवर्स. ओके. और सर रिवर में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली हो गए, उनके लिए हार्मफुल हो गया ये सब. वो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो वो जिएगी कैसे? वही बात है. Yes or no? So the dissolved salts such as sir. nitrites, phosphates and other nutrients, toxic metals, ions and organic compounds, ये सारे जितना भी केमिकल वेस्ट है आपका इंडस्ट्रीज का, वो जाता है, तो वो कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा. फिर जो पानी जो है, देखो मैं बताता हूँ क्या है. जब पानी आप मान लो, मैं अगर यमुना का पानी अगर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है. वो मैंने बेलों में लगाया, या मैंने वहां पे कुछ फल उगा दिए, उनमें लगाया पानी, तो वो पानी, वो प्लांट्स ऑब्जॉर्ब कर लेंगे उस पानी को. उस पानी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स थे वो भी ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वो जाएंगे कहाँ? वो फल में. इनडायरेक्टली वो हमारे अंदर आ गए, हम ह्यूमन बॉडी, हमने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, अब वो दोबारा से हमारी फूड चेन में आ गई. हमें लगता है हमने निकाल दिया, नहीं, बट दे स्टिल कम इनटू आवर फूड चेन. तभी तो आज देखो इतनी गंदी गंदी बीमारियां हो रही हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, कभी किसी को हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट इज पोल्यूटिंग देम. रिवर्स इज हैपनिंग.
जो भी आप एक्शन, आप अगर पॉजिटिव एक्शन दोगे एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव देगा। अगर आप एनवायरनमेंट को गंदा करोगे तो एनवायरनमेंट आपको गंदा कर देगा। ओके स्ट्रीट फूड तो यही मैं आपको बता रहा था, देखो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड जो है, it is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in the sewage water by measuring the your biological oxygen demand. Okay, वो कम हो जाएगी तो आपकी मैराइन लाइफ फिनिश। देन छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उसके अंदर एल्गी होती है, उस एल्गी को वो मछली खाती है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी मछलियां होती हैं। तो ये जो पूरा जो आपकी जैसे हमारी फूड चेन होती थी ना, कि घास को खाता है वो छोटा कीड़ा, छोटा कीड़े को खाता है वो क्या नाम है, चूहा, चूहे को खाता है स्नेक, एंड स्नेक को खाता है ईगल, वो हमने पढ़ते थे जो फूड चेन। सिमिलरली आपकी फूड फूड चेन चेन मैराइन लाइफ जी में भी होती है, कि आप छोटे छोटे प्लैंक्टन्स होते हैं, एल्गी होती है, उसको छोटी बड़ी मछली खाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर कछुआ खाता है। मतलब इस तरह से एक फाइटोप्लैंक्टन्स की पूरी सर्वाइवल होती है। अगर वो नहीं होगा तो सारी चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, देयर विल बी एन होल डिस्टर्बेंस इन इकोलॉजी। ओके, यू कैन सी दिस इज द चेन, ठीक है, देख पा रहे होगे, ये छोटे छोटे हैं, इनको ये फिर ये खा रहे हैं, जूओ प्लैंक्टन्स खा रहे हैं, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर फिश को खा रही है ये ईगल। यस, नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। अभी जो मैंने आपको टर्म बताया ना कि हमने पोल्यूशन डाला और पोल्यूशन डालने के बाद वो सारा हमारे पास आ गया, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। कि जितना केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली फूड चेन से बढ़ता 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 हमारे तरफ आ रहा है। देखो हुआ क्या कि बायोमैग्निफिकेशन देखो यहाँ पे हो रहा है कि हमने यहाँ पे डीडीटी डाला पानी के अंदर, हमने डाला कितना, देखो 0.003 ppb पार्ट्स पर बिलियन, इतने हमने इसमें डाला। अब ये जूओ प्लैंक्टन्स ने इनको खाया तो इनके अंदर कंटेमिनेशन कितना हुआ डीडीटी का, 0.04 ppm। नाउ फिर इसको मछली 0.5 ppm। अब ये मछली हो गई बड़ी मछली, इसके अंदर देखो डीडीटी, ये बहुत बैंड है ये डीडीटी, ये एक बहुत हार्मफुल पेस्टिसाइड था केमिकल पेस्टिसाइड, ये बैन है। अब इस मछली को अगर ह्यूमन बीइंग खाएगा तो उसके अंदर कंटेमिनेशन 2 ppm का जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? सो दिस इज बायोमैग्निफिकेशन। समझ पा रहे हो बात को? यस यस सर। सर So these are the environmental issues. These are, इनको कोई समझता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये बीमारियां हो रही है, क्यों हो रही है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। जानने की कोशिश क्यों करेंगे, धंधा है। डॉक्टर्स अपने क्लिनिक खोल के बैठे हैं, दवाइयां बिक रही हैं, अगर वो बता देंगे कि रीजन ये है तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, वो जो ऐशो आराम कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। उन्हें क्या मतलब, लोग बीमार होते हैं होने दो, कोई भी देखो, कोई भी नहीं बताएगा आपको कि ये रीजंस क्या हैं, आजकल लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं, इम्यूनिटी लेवल कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो खाने की चीजें हैं वही पोल्यूट हो गई। Why the you can see big countries, developed countries हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, बट why are they going for organic farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? वो क्या है ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग में? आप यील्ड बढ़ाइए, इंडिया में देखो यील्ड बढ़ाने पे लगे, एक खेत से मुझे कम से कम 5 टन माल चाहिए, इतना होना चाहिए, चाहे मेरे पे उसके अंदर 5 कट्टे डीएपी मुझे डालने पड़ जाए, लेकिन मुझे यील्ड चाहिए। उसको खा के जब बंदा मर जाए मुझे मतलब नहीं है, मेरे को तो 5 टन चाहिए माल यहाँ से। दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज माय जनरल एक्सपीरियंस, कि एक पंजाब से ट्रेन चलती है एंड उस ट्रेन में मोस्टली पीपल वो आते हैं, दे आर सीकिंग द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, और उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रख दिया वहां के लोगों ने। हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, यू नो द हरियाणा एंड पंजाब आर द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, वो सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पैदा करते हैं। यस सर तो वहां पे वो उन्होंने इतना एक्सटेंसिव यूज किया आपके फर्टिलाइजर्स का और केमिकल फर्टिलाइजर्स का, कि वहां के लोगों ने जब उस चीज को खाया, वहां की पानी के अंदर वो डिजोल्व हो गया, वहां के ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो गया, एंड वहां पे इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इतने ये फैटल बीमारियों के, कि यू कांट इमेजिन। देखना अभी सर्च करके,
द कैंसर ट्रेन फ्रॉम पंजाब, यूट्यूब पे यू विल रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग देयर। जी सर, ठीक है, नाम तो सुना था उसका। डॉक्यूमेंट्री भी बनी है इसके ऊपर नेशनल ज्योग्राफी पे। सो माय विजन इज टू गाइड यू पीपल दैट जो भी चीजें हो रही हैं ये हम ही कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, अनजाने में हो रही है। जब तक हम बताएंगे नहीं लोगों को कि ये हो रहा है, दे विल नॉट गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स। देन एक देखा होगा आपने, जो पानी के जो तालाब होते हैं वहां के ऊपर हरी हरी काई जम जाती है बहुत ज्यादा, छोटी 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 तालाबों में देखा होगा, गांव में देखा होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज यूट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? दैट इज यूट्रिफिकेशन। यह होता क्या है कि आपका जो कोई भी चीज है उसकी एक लिमिट होती है फर्टिलिटी की, कि वो इतने, मान लो मैं एक पानी की बात करूं तो वहां पे ये पानी 50 जीवों को खाना दे सकता है और यहाँ पे ये सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इसकी जो स्ट्रेंथ है, मान लो इसके अंदर जो यूरिया है इसका मैं कंटेंट बढ़ा दूं, तो यहाँ पे जो चीजें होंगी वो बहुत तेजी से रैपिडली रैपिडली ग्रो करेंगी। होगा क्या, जो पूरे सरफेस को ये कवर कर लेंगी तो सनलाइट नीचे नहीं जा पाएगी। सनलाइट नीचे नहीं जा पाएगी तो जो नीचे नीचे छोटे छोटे प्लैंक्टन्स होते हैं, फोटोप्लैंक्टन्स, जो फोटोसिंथेसिस से आपकी जो है खाना बनाते हैं, वो सर्वाइवल, वो मर जाएंगे। वो मर जाएंगे तो जो छोटे छोटे और जीव हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो मर जाएंगे। धीरे 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 देखोगे कि फूड जो आपकी सप्लाई चेन है, ये जो आपकी फूड चेन थी, मेराइन फूड चेन, वो डिक्लाइन कर जाएगी और यहाँ पे पानी सड़ना शुरू हो जाएगा। सो हुआ क्या, बिकॉज ऑफ यूट्रिफिकेशन हुआ क्या कि जितना भी आपने खाना पीना खाया, आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट था वो सारा इन रिवर बॉडीज के अंदर गया और वो यूरिया एनरिच्ड था। तो आपको यूरिया मींस योर नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट उसमें काफी ज्यादा था, और वो नाइट्रोजन कंटेंट जब यहाँ गया तो उसने यहाँ की जो ग्रोथ थी उसको स्टिमुलेट किया और बहुत ज्यादा रैपिडली वो ग्रोथ हुई। दैट इज यूट्रिफिकेशन। समझे बात को? So eutrophication is a natural aging of lakes by the natural enrichment of water. Sorry, nutrient enrichment of water. In young lakes, water is cold and clear, supporting little life. With time, the stream draining into the lakes, जो आपकी domestic waste है, introducing nutrients like nitrogen, phosphorus, which encourage the growth of aquatic organisms. As the lake's fertility increases, plants and the animal life bargains, and the organic remains begin to deposit on the lake bottom. Over the centuries, a slit and the organic debris pile up, and the lake grows shallower and warmer, with warmer water organisms supplanting those that thrive in cold environment. Marshy plants like roots in the shallow and begin to fill in the original lake basin. Eventually, the lake gives up way to large masses of floating plants. The bog जो हरा हरा होता है ना, finally converting into land, and depending on the climate, size of the lake and other factors, the natural aging of lake may span thousands of years. However, the pollutants from man's activities like effluents from industries and the homes can readily accelerate the aging process. Okay, and this phenomena has been called as the cultural and accelerated eutrophication. समझे बात को? So literally we are killing the environment. We are polluting the environment. We are responsible for everything. We are ill. We are responsible for it. समझे? Yes, sir. यस सर। So my vision is कि मैं अपने बच्चों को ये जो है विजुअलाइज करा सकूं कि ये चीजें हो रही हैं, तो इसका मेन कॉज क्या है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे, एक क्लास में नहीं हो पाएगा सारा। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है आपका, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल, जो हम इसकी बात करते हैं, पावर प्लांट के अलावा जो इंडस्ट्रियल इशूज हैं वो क्या है, एनवायरमेंटल इशूज। अब इस चीज, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप पावर प्लांट से रिलेट कर सकते हैं कि अगर वो पूछने लग जाए तो व्हाट आर द एनवायरमेंटल इशूज कंसर्निंग विद द पावर प्लांट, तो आप देख सकते हैं कि पावर प्लांट से एफ्लुएंट्स जो निकल रहे हैं उनके अंदर क्या क्या कंटेमिनेशन है, वो एयर को किस तरह से पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर को किस तरह से पोल्यूट करते हैं।
अगर मैं वहीं से बात करूं, अगर वाटर पोल्यूशन की विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो वहां से रेडिएशन हो रहा है, बहुत ज्यादा लीक हो रहा है आपका, और रेडिएशन की वजह से आपकी जितनी भी मैराइन लाइफ है वो डिग्रेड हो रही है। अगर वो पानी आप ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहा है तो रेडिएशन आपकी फूड चेन में जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई हम क्लीन एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी? नो। समझ रहे हो बात को? यस सर। अच्छा और ऐसी चीजें ये नहीं है कि मैं कहीं से बाहर से निकाल के लेके आया हूँ, ये चीजें हमारे रोज आसपास घटती हैं, बट सर वी डोंट मिनट बॉदर सर, अबाउट इट। हम पानी पीते हैं सुबह सुबह, वो पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, टैब खुली छोड़ रखी है, पानी चल रहा है, क्यों? अब नहीं छोड़ते सर, अब नहीं छोड़ते। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ। आप इधर जाओगे थोड़ा रूरल एरियाज की तरफ, वहां पे क्या है, वहाँ टैब्स ही नहीं है, वो जो बंद होने ठोटी होती है ना लगाने की, है ही नहीं, पानी चल रहा है तो चले जा रहा है। हाँ ऐसा तो बहुत जगह देखा हैं? सर, वो गवर्नमेंट ने भी जो लगा रखी होती है यस वो भी फॉर्मिंग, यस तोड़ देते कार्तिक, हैं। फॉर्मिंग इज वेरी वेरी बिग इशू। वो अभी केजरीवाल ने बोला है, आज आपने उसकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी क्या इसके रिगार्डिंग ही? तो उसने बोला है द पॉइजनस फॉर्मिंग इन यमुना इज टेकिंग केयर ऑफ यमुना, कह रहा है कि मैं इसको पोल्यूशन से मुक्त करूंगा, नेक्स्ट इलेक्शन तक अगर नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। ही हैज गिवन अ चैलेंज टू द पीपल। कहा है तो सर कर ही देगा, अब जी बढ़िया। ठीक है, हमें तो अच्छा है ना, बहुत बढ़िया है। हाँ हमने तो सर, कभी उम्मीद की नहीं थी कि जमुना साफ हो जाएगी, सो जाएगी तो अच्छा है, हम भी जाएंगे पूजा करके आ जाएंगे। स्प्रिंकल हुए थे सर ये फॉर्म पे इस बार? हम्म? कराए, स्प्रिंकल कराए थे शायद सर, सुना मैंने क्या फॉर्म पे। फॉर्म? वो ये जो फॉर्म यमुना नहीं है। में फॉर्म क्या, अरे फॉर्मिंग क्या? हाँ, जो सर यमुना में फॉर्म सर बन जो रखा है ना, व्हाइट उस लेयर पे हो गई थी ना। स्प्रिंकल कराया था अरे वो, ऊपर से पानी का। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो फॉर्मिंग से कोई वैसा इतना मेजर इशू नहीं है। फॉर्मिंग का इशू तब है तब जाके आप पानी को जाके टच कर रहे हो, उसमें जाके खड़े हो रहे हो, बिकॉज ऑफ द छठ पूजा मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम दैट बिहार रीजन, वो जाके पानी के अंदर अपने डाइटीज को जो है ना नमन करते हैं, पानी चढ़ाते हैं। हाँ सर, एंड जो वो देखते हैं कि भाई हम खड़े होते हैं, पूजा करते हैं, वी आर थैंकिंग सूर्य देव फॉर दिस, एंड वी आर गिविंग आवर सेक्रीफाइस कि हम पूरे दिन पानी में खड़े हैं ठंडे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जहां खड़े हो उसको तो देखो ना, कि वो आपका पानी साफ नहीं है, आप एक परात में पानी लेके खड़े हो जाओ, वहां से भी हो जाएगा। भाव से होता है ना, भगवान तो भाव का भूखा है, राइट? सही बात है सर। सो डोंट अटेंडेंस ले लो अननेसेसरीली सर। वेस्ट रिसोर्सेज। अरे अटेंडेंस के पीछे पड़े हो। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में सर पीपीटी में दे दूंगा अपना। हाँ हाँ, अभी अरे तो हाँ टाइम याद हो दिला गया, दिया भाई। जाओ, अभी कौन तो। कौन देगा लास्ट में लेक्चर में पीपीटी, अदरवाइज वी विल नॉट कंडक्ट दैट लेक्चर, अगर आप पीपीटीज नहीं दोगे तो। मैं सर दे दूंगा। कौन? शेखर? यस। और शेखर। कौन देगा? चलो लास्ट लेक्चर में लेंगे अटेंडेंस, चलो ठीक है सर, ये भी ठीक है? बढ़िया बात। दोनों की तभी लगा देंगे, ओके सर। ठीक है यस सर। सर? आई आल्सो हैव टू डू। कौन? कार्तिक? हाँ तो कार्तिक दोनों, का। कौन मना कर रहा है आपको? मैंने बोला है जिसको देनी है अटेंड आज दो, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली कल क्लास ना हो, ठीक है? एचआरएम की क्लास शायद कल से ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो जो हो सकता है आज दे दो, जितने भी दे सकते हो, 2 बंदे 3 बंदे। कार्तिक आप दो देना 4 बजे वाली क्लास में, एंड शेखर, नंदनी तो है ही नहीं, नंदनी की रहती है, और किसकी रहती है? सबको पता है और जिस जो जिसकी सर रहती रेगुलर क्लास नहीं ले रहे उनकी नहीं है सर। है। हैं? जो रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं उनकी भी रहती होगी अभी। मैं बता रहा हूँ किस किसकी रहती है, 1 मिनट रुक जाओ। सर कार्तिक को टॉपिक नहीं पता शायद अपना। अब ये मैं थोड़ी ना बताऊंगा हर बार। कार्तिक, कार्तिक ने दे तो दी थी। कार्तिक ने तो दे दी ना प्रेजेंटेशन। यस, कार्तिक हैव डन, वो तो बहुत पहले दे चुका है। राहुल
सिंह रोल नंबर 34 ने नहीं दिए है, शेखर और ऋषभ नायक ने नहीं दिए, नंदनी और पवन ने नहीं दिए, बाकी होगी सबकी जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं। नंदनी, पवन, राहुल चौधरी एंड राहुल सिंह, राखी, ऋषभ एंड शेखर। मेरा तो तो शेखर टर्न आज ही दे रहा है, आया सर। ऋषभ कब दोगे? ऋषभ कहाँ है? ऋषभ नायक, क्लास में नहीं है सर। अच्छा उसको बोल देना अगर वो देना चाहे तो आज। सो शेखर आप बता प्रिपेयर दूंगा कर सर लेना, उसे। ठीक है? अच्छी मेरा प्रेजेंटेशन देनी है है। सर प्रिपेयर। ठीक है सर। ओके।